नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 नवंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 4 नवंबर था कल फॉर्म भरने का डेट जो है वो बीत गया है। 4 नवंबर तक ही दिया गया था आपको फॉर्म भरने के लिए समय। अब वो एक्सटेंड करेगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन जैसा पिछली बार नोटिफिकेशन बताया गया था कि बाद में आपको सुधार करने के लिए या किसी भी तरह के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ और है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका पेमेंट हो गया, बाकी का प्रोसेस अटका हुआ था। फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया क्योंकि सर्वर डाउन हो गया था। बीपीएससी सर्वर इस बार बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। फॉर्म भरने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स था कि कई सारे बच्चों का फॉर्म अधूरा ही छूट गया है। तो आयोग को निश्चित तौर पर उस पर विचार करना चाहिए। इसको लेकर आप मेल कीजिएगा आयोग को, फ़ोन कीजिए कि कम से कम 2 से 3 दिन भी और दे दे। और सर्वर डाउन ना हो तो सर्वर जितना देर डाउन रहा उसको अगर काउंट करेगा आयोग तो भी उसको समय देना चाहिए। सर्वर डाउन हो गया तो इसके कारण नहीं भर पाए हैं तो आप मेल कीजिए कि 2-3 दिन भी दे दे। तो कई हज़ार बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो फॉर्म अपना कंप्लीट कर लेंगे, अधूरा है उनका। उसके अलावा एक चीज़ और चल रहा है कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा कि नहीं। 13 दिसंबर को ही पीटी एग्जामिनेशन होगा आपका। अभी तक तो यही लग रहा है निश्चित तौर पर। कई सारे सेंट्रल के एग्ज़ाम भी हैं लेकिन आयोग ने अभी तक 13 दिसंबर ही बना कर रखा हुआ है। अब तो 1 महीना कुछ दिन आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। अगर आपको 70 बीपीएससी सीरियसली देना हो तो कृपया करके सही तरीके से पढ़िएगा। फेस्टिवल अब छठ आ जाएगा, फिर छठ के पश्चात तो आपका एग्ज़ाम ही आ जाएगा। लास्ट के 1 महीना कहाँ निकलेगा वो पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से पढ़िएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा। ओके, आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के गोल्ड का जो ट्रेंड्स था वहाँ से गोल्ड वापस मंगाया है। वो मुद्दा बड़ा ही हावी है, तो उस चीज़ को हम लोग ज़रा समझेंगे कि क्या है वो मुद्दा और क्यों भारत सरकार जो है वो अपने गोल्ड को बाहर रखती है। दुनिया भर की कई सारी सरकारें रखती हैं। इंग्लैंड का जो गोल्ड रिजर्व रखने का जगह है जहाँ से मंगाया गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने की जगह में से एक है। एक अमेरिका का है, जो अमेरिका का बैंक है उसके पास जो रिजर्व है वो है, उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड है। उसके पश्चात इंग्लैंड का ही नाम आता है। वहाँ पर कई सारे दुनिया भर के देश जो हैं वहाँ पर अपने अपने गोल्ड को रखते हैं। 4 लाख से ज़्यादा गोल्ड के बिस्किट वहाँ पर रखे जा सकते हैं। जो गोल्ड का आपने देखा होगा इस आकार का बना होता है, चौकोर आकार का, ये वहाँ पर रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा ट्रेंच है वो। तो वहीं से भारत सरकार ने अपने गोल्ड को वापस बुलाया है। तो इसको ज़रा मुद्दे को हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा आज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये चर्चा में है। इसने नेशनल जो टाइगर अथॉरिटी है जिसको एनटीसीए कहा जाता है, इसको समन भेजा है, इसको बुलाया है कि आप क्या करना चाहते हैं ये स्पष्ट कीजिए। क्योंकि इन्होंने एनटीसीए ने ऐलान किया है कि कई सारे जो देश के बड़े टाइगर रिजर्व हैं यहाँ से जनजातियों को रीएलोकेट किया जाएगा, यहाँ से उनको हटाया जाएगा। इस चीज़ को लेकर एनटीसीए ने गाइडलाइन जारी किया था कि हम आने वाले कुछ दिनों में हटाएंगे इनको। तो इस चीज़ के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। एक और बिहार स्पेशल का भी एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स का वो टॉपिक है और वो आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा जा सकता है, प्रीलियम में तो पूछा ही जाएगा। देखते हैं डिटेल में एक एक टॉपिक को। देखिए, टॉपिक है आरबीआई द्वारा स्वर्ण का प्रत्यावर्तन। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ पीटी फैक्ट के तौर पर। न्यूयॉर्क शहर जो है अमेरिका में, आज चुनाव का परिणाम आ जाएगा। 5 नवंबर है आज चुनाव वहाँ पर एंड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, न्यूयॉर्क शहर के बैलेट पेपर जो है, बैलेट पेपर जिस पर वोट देते हैं लोग, उस पर एकमात्र भारतीय भाषा में जगह दिया गया है। उस चीज़ को भारतीय सभी भाषाओं में लिखा जाता है। वहाँ पर दुनिया के सभी देशों के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एकमात्र भारतीय भाषा का उपयोग किया गया बैलेट पेपर पर, वो है बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा? तो बांग्ला भाषा में भी लिखा गया है वहाँ पर कैंडिडेट के नाम न्यूयॉर्क शहर के बैलेट पत्र पर। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। पीटी फैक्ट अगर अमेरिकी चुनाव से आपसे पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट 2 दल होते हैं वहाँ पर, बहुदलीय प्रथा नहीं है, 2 ही दल है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा दल नहीं है। जैसे अपने यहाँ पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है 2 मुख्य दल, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे दल हैं। 6 करीब नेशनल पार्टियां अपने यहाँ पर और क्षेत्रीय पार्टियां अलग हैं। तो ये सिस्टम वहाँ पर नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है, तो 2 दलीय प्रथा है, एक है डेमोक्रेट और एक होते हैं रिपब्लिकन। रिपब्लिकन का रेड कलर होता है, डेमोक्रेट का ब्लू कलर होता है। कलर भी डिसाइडेड है वहाँ पर। एक चीज़ और है, जैसे चीन है,
चीन वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर एक ही पार्टी होती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक ही पार्टी का सिस्टम है। और इंग्लैंड में भी दो ही पार्टी का सिस्टम है। भारत में बहुदलीय प्रथा है, हद से ज़्यादा यहाँ पर दल आपको पाए जाते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्ड दल होते हैं। तो भारत और अमेरिका के सिस्टम को कंपेयर करके जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं इस बार के प्रीलिम एग्जाम में, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जब भी होता है तो वहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। कैपिटल हिल्स पर हिंसा हुई थी जब जॉय बाइडेन जो हैं ये बने थे राष्ट्रपति वहाँ के, तो उसके दौरान कैपिटल हिल्स जो है, जो अमेरिका का पार्लियामेंट आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर हिंसा की घटना हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो हैं वो घुस गए थे कहाँ पर, तो बिल्डिंग में। उसके पश्चात से व्हाइट हाउस के बारे में बीपीएससी ने अपने प्रीलिम एग्जाम में डिटेल में पूछा था, स्टेटमेंट बनाकर कि व्हाइट हाउस क्या है, क्या क्या उसमें कब उसकी स्थापना हुई, क्या मायने हैं उसका, इसके बारे में पूछा गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, अमेरिका के इलेक्शन को भी थोड़ा सा पीटी फैक्ट के तौर पर ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है आरबीआई द्वारा स्वर्ण का प्रत्यावर्तन। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS से 102 टन स्वर्ण का प्रत्यावर्तन, यानी कि वापस। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, कोई हमने लोन या उधार नहीं लिया है, बल्कि उनके यहाँ पर हमने रखा हुआ था। ठीक है, इसलिए रखा हुआ था क्योंकि अपने यहाँ पर रखने की उतनी फैसिलिटी नहीं थी, या भारत सरकार सुरक्षित तरीके से वहाँ पर रखती थी। इसका कोई ये मकसद नहीं था कि हमने लोन के लिए अभी रखा हुआ था। पर्पस कई सारे होते जिसके कारण से हमने रखा हुआ था, वहाँ पर रखा हुआ था, उसको वापस मंगा लिया है। और भारत में अब आरबीआई के पास में, आरबीआई के इतिहास में, आरबीआई का जो अपना हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रिजर्व अभी होल्ड करके आरबीआई बैठी हुई है। किसका, तो गोल्ड का। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर 6 महीने पर रिपोर्ट कौन जारी करता है, एक ही जारी करता है, कौन, तो वो है आरबीआई। ओके, उसके अनुसार सितंबर 2024 तक घरेलू स्तर पर रखे गए स्वर्ण की मात्रा 510.46 मीट्रिक टन है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत की कुल आरक्षित स्वर्ण निधि 854.73 मीट्रिक टन है। आरबीआई के पास में इतना सोना रखा हुआ है, इससे ज़्यादा सोना देश के मंदिरों के पास में है। खैर चलिए, यहाँ पर देखिए अगला क्या है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जून 2024 के अनुसार भारत सॉवरेन गोल्ड होल्डिंग्स के मामले में 8वें स्थान पर आता है। अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है। दुनिया में जो टॉप देश है जिन्होंने गोल्ड का होल्डिंग किया हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसमें आरबीआई का स्थान 8वां आता है। इसमें टॉप स्थान पर कौन है, तो यूएसए है। अभी मैंने आपको सुनाया कि भाई अमेरिका का जो गोल्ड का भंडार है वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड भंडार है। उसके पश्चात से इंग्लैंड का नाम आता है, लेकिन इंग्लैंड के पास ना बाकी देशों के भी कई सारे गोल्ड इकट्ठा करके वो रखता है सुरक्षित तरीके से रखने के लिए। ओके, गोल्ड होल्डिंग के मामले में भारत से आगे अन्य देश कौन कौन से हैं, तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और जापान जो देश हैं, इनके पास में गोल्ड होल्डिंग हमसे ज़्यादा है। भारत स्वर्ण का प्रत्यावर्तन क्यों कर रहा है, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में भी आया होगा, किसी ने जवाब नहीं दिया होगा, क्यों वापस मंगा रहा है भारत अभी, क्यों वापस मंगा रहा है भारत अभी, कुछ कहा नहीं जा सकता। 2025 ईस्वी कैसा होगा पृथ्वी के लिए। भू राजनीतिक जोखिम को कम करना, पहला ही पॉइंट वही हो गया। भारत अपने आरक्षित स्वर्ण निधि को घरेलू स्तर बनाए रखना चाहता है ताकि उसे संभावित विदेशी प्रतिबंधों से बचाया जा सके जो विदेशों में रखी परिसंपत्तियों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकते हैं। यूक्रेन संघर्ष के दौरान अमेरिका और सहयोगियों द्वारा लगाए प्रतिबंधों के कारण रूस की 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्वर्ण या विदेशी मुद्रा भंडार तक पहुंच अवरुद्ध हो गई और वो स्विट्जरलैंड में फंसा रह गया, और बाकी के जो देश हैं जहां पर उसने गोल्ड रखा हुआ था वहां पर वो फंसा हुआ रह गया। इसलिए भारत सरकार ने अब ये नीति अपनाई है कि दुनिया के देशों को कोई भरोसा नहीं, कौन किस पर कब बम बारूद लेके चढ़ जाए और किसके ऊपर कौन सा प्रतिबंध लग जाए। इसलिए अच्छा होगा कि हम अपने देश में ही रखें, अपने देश में ही सभी चीज़ों को रखें। बाजार में विश्वास वृद्धि, स्वर्ण को विशेष रूप से उभरते बाजारों में एक सुरक्षित आश्रय परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। इसे राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रखने से वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। आर्थिक संप्रभुता इससे हासिल होगी, हमें इकोनॉमिक रूप से सॉवरेन होंगे हम। हमारा गोल्ड बाहर क्यों रहे, सीधी सी बात है, क्या हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम अपना गोल्ड सारा एक ही जगह रख सकें, अपने देश में रख सकें।
इतना बड़ा देश है, कहीं पर भी हम सुरक्षित तरीके से उसको रख सकते हैं। तो इसी कारण से बुलाया गया है। घरेलू वित्तीय बाजारों को समर्थन मिलेगा इससे। भारत सरकार ने भौतिक स्वर्ण का आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी पहल को भी बढ़ावा दिया है। स्वर्ण प्रत्यावर्तन की वैश्विक प्रवृत्ति पिछले दशक में केंद्रीय बैंकों द्वारा स्वर्ण प्रत्यावर्तन की व्यापक प्रवृत्ति देखी गई है, जिससे दुनिया के कई सारे देश अपने अपने स्वर्ण को वापस ले रहे हैं। जहां भाई रखा हुआ है उन्होंने वहां से। एक चीज और मैं बता रहा हूं, मेंस एग्जामिनेशन में यह आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या निहित कारण हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप ये कारण लिस्टेड कर सकते हैं, 5-10 कारण भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। उदाहरण के लिए वेनेजुएला 2011 में अमेरिका और यूरोपीय भंडार से ऑस्ट्रेलिया से 2015 में स्वर्ण का प्रत्यावर्तन किया, वापस लिया। लागत बचत, आरबीआई, बैंक ऑफ इंग्लैंड या फेडरल रिजर्व जैसी संस्थाओं को उनके स्वर्ण को रखने के लिए बीमा, परिवहन शुल्क, संरक्षण शुल्क और वॉल्ट शुल्क का भुगतान करता है। आरबीआई को जो सोना इंग्लैंड के वॉल्ट में रखा हुआ था तो वो कोई फ्री में नहीं रखते हैं, वो उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को अच्छा खासा भुगतान करना पड़ता है। आयात कवर में वृद्धि, आयात कवर एक महत्वपूर्ण व्यापार संकेतक है जो विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता को दर्शाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के साथ साथ मजबूत हुआ है। ये विदेशी वर्तमान भंडार 11.8 महीने का आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में भारत सरकार के पास जो विदेशी भंडार है वो अगर देश में हम एक भी रुपया बाहर से ना आए तो देश के सारे रुपए को खर्च करके 11.8 महीने तक हम विदेश से सारा सामान खरीद सकते हैं। एक समय था जब 1991 का वित्तीय संकट पड़ा था भारत में, तो मात्र 1 सप्ताह के निर्यात का हमारे पास पैसा रह गया था, बाकी सारे पैसे जो है हमारे वो खाली हो गए थे। उसी दौरान तो फिर एलपीजी की नीति लागू की गई थी। आरबीआई विदेशों में आरक्षित स्वर्ण निधि का संचय क्यों करता है? आरबीआई अपना सोना विदेशों में क्यों रखता है, ये भी तो सवाल है। भू राजनीतिक जोखिम को कम करने, बिल्कुल सही। इसमें भी पहला पॉइंट वही होगा कि हो सकता है कि देश स्तर पर कोई क्राइसिस क्रिएट हो जाए, जिससे बोलते हैं ना कि सारे अंडे को एक ही बास्केट में नहीं रखते हैं, नहीं तो टूटने का सभी का एक साथ में ही डर रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि सारा स्वर्ण हम एक ही देश में एक ही जगह पर नहीं रखते हैं। दुनिया का अलग अलग देशों में अगर हम रखेंगे तो कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन बन जाए जहाँ पर हम देश में जो कुछ ऐसी स्थिति बन जाए तो हम विदेश में हमारा धन जो है वो सुरक्षित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय चल निधि लंदन, न्यूयॉर्क, ज्यूरिख जैसे वित्तीय केंद्रों में रखा जाता स्वर्ण आरबीआई को वैश्विक बाजारों तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। ये शहर स्वर्ण व्यापार के लिए प्राथमिक केंद्र हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर स्वर्ण को तुरंत नकदी में बदलना आसान हो जाता है। आर्थिक लचीलापन, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आरक्षित स्वर्ण निधि की उपलब्धता भारत को ऋण या अन्य वित्तीय साधनों के संपार्श्विक रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है और भारत उसका वहीं पर उपयोग कर सकता है। विश्वसनीय अभिरक्षक, बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक विश्वसनीय अभिरक्षक माना जाता है जो राष्ट्रीय परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। और दुनिया भर के कई सारे देश, अभी मैंने आपको बार बार ये टर्म बोला है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना पैसा, अपना स्वर्ण रखते हैं। वहाँ पर क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको बहुत सुरक्षित माना जाता है और सही भी माना जाता है, क्योंकि लंदन जो है वो दुनिया का वैश्विक हब है किस चीज़ का, तो वित्तीय मामले में। तो वहाँ पर भारत सरकार को कोई ऋण वगैरह चाहिए गोल्ड के बदले तो वहाँ से आसानी से वो ले सकता है, इसके लिए भी वहाँ पर रखा जाता है। तो ये टॉपिक था आपका। दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, किस पृष्ठभूमि के तहत, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एनसी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये बड़ा ही पावरफुल आयोग होता है। ये सब जैसे ओबीसी आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है अपने देश में। एक और आयोग है जिसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए लेकिन नहीं दिया गया है, वो है महिला आयोग। कभी मांग आपने सुना भी नहीं होगा नेताओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा भी नहीं सुना होगा कि उन्होंने मांग किया हो कि भाई नेशनल कमीशन फॉर जो वुमेन है उसको दर्जा दिया जाए, किस चीज़ का, तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लेकिन ठीक है, उसके बारे में भी कभी और दिन अध्ययन करेंगे हम लोग। लेकिन अभी एनसीएसटी चर्चा में है क्योंकि इसने किसको बुलाया है, इसने बुलाया है टाइगर वाले बॉडी को कि भाई साहब आ जाओ, और आप जो बोल रहे हो कि टाइगर रिजर्व से हम लोग एसटी को, जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, उनको हम रीएलोकेट करेंगे, यानी कि उनको निकाल के कहीं और रखने जाएंगे हम ट्राइब को, तो वो आप किस आधार पर कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, आपने आज तक कब सुना है कि जनजाति लोगों ने वन संपदा या प्राकृतिक संपदा जो होती है, प्राकृतिक संपदा, उनका नुकसान पहुंचाया हो? उसको हम लोग पहुंचाते हैं। हम खुद को सभ्य बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं असभ्य लोग हैं, लेकिन हम जो सभ्य लोग हैं वो वनों को, प्राकृतिक संपदाओं को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हसदेव फॉरेस्ट का आपने सुना होगा।
हसदेव फॉरेस्ट को अडानी जी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाकर नौ की जनजाति लोग वहां पर नुकसान पहुंचा रहे थे। हसदेव फॉरेस्ट का बहुत बड़ा इशू था, निपटा दिया गया इस फॉरेस्ट को। इसको तो वो लोग पवित्र फॉरेस्ट भी मानते थे, वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया छत्तीसगढ़ का, लेकिन हमारे देश के मीडिया ने भी सही तरीके से नहीं दिखाया। न्यूज़पेपर में इक्के दुक्के छपे और अब वहां पर लाखों की संख्या में पेड़ पौधों को निपटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये भाई साहब बोल रहे थे, टाइगर रिजर्व वाले भाई साहब, कि भाई टाइगर रिजर्व को और टाइगरों को जनजातियों से खतरा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सामान्य तौर पर जनजाति लोग जो होते हैं वो जंगल और ज़मीन, इन तीनों का संरक्षण करते हैं, ना कि इनको खतरा पहुंचाते हैं। खैर देखिए, यहाँ पर कुछ तो मामला होगा। पहले हम NCST को देखते हैं, उसके पश्चात उस इशू को भी देख लेंगे। NCST की स्थापना 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन कर 89 में संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके किया गया था। इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। माना क्या जाता है? ये है संवैधानिक निकाय। 338A में संविधान में इसकी चर्चा है, इसलिए एक संवैधानिक निकाय है। पहले ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के साथ में ही इंक्लूड था, इसको बाद में अलग किया गया है। 2004 ईस्वी में इसको अलग किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस संशोधन के द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो निम्नलिखित अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दो में इसको बांटा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था NCST को? संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत वर्तमान में प्रभावी किसी कानून या सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन निगरानी करना है। मतलब कि अगर कोई आदमी ST कम्युनिटी के लिए या कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई बॉडी, कोई गलत काम करती, कोई गलत आदेश पारित करती है, कोई गलत नीति लागू करती है, तो उन सभी चीज़ों का देखरेख कौन करेगा? तो वो करता है कौन? तो NCST। अभी जो टाइगर रिजर्व वाले भाई साहब ने किया है, मतलब कि जो टाइगर रिजर्व को लेकर अथॉरिटी है, उसने जो किया है फैसला कि हम इनको रीएलोकेट करेंगे, उसके पश्चात भी आपको पता चल गया होगा क्यों इस बॉडी ने किया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ट्राइबल्स जो जनसंख्या है देश की, उनको प्रभावित करेगा। तो उनको प्रभावित करेगा तो किसको जवाब देना पड़ेगा उस बॉडी को? तो NCST को जवाब देना पड़ेगा कि आपका ये कदम किस प्रकार से सही है। NCST आकलन करने के लिए भी अधिकृत है कि ये सुरक्षा उपाय कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। संरचना क्या होता है? यहाँ से प्रीलियम एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे बंधुओं। एक अध्यक्ष होते हैं भाई साहब और एक उपाध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा 3 अन्य सदस्य हो। तो टोटल कितने हो गए? 5 लोग हो गए। इन 5 की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर और मुहर के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, और अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा इनको कौन? तो राष्ट्रपति महोदया करेंगे, राष्ट्रपति महोदया करती हैं। इनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। अब ये जो 5 लोग हैं, इनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि वर्तमान में NCST के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे बताइएगा। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के दर्जे के समकक्ष माना जाता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट के सदस्य जो होते हैं, जो बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय, ये सब कैबिनेट के तहत आता है। कैबिनेट प्रधानमंत्री जी डिसाइड कर सकते हैं। तो कैबिनेट के तहत जो मंत्री होते हैं, उनके समकक्ष इनको दर्जा मिलता है। लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है, उसको कैबिनेट के समकक्ष ही मिलता है। जैसे राहुल गांधी जी भी हैं, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है। उसी लेवल का इनको भी आवास और सभी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। अब ये लाइन यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि इनका जो दर्जा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। यही लाइन बनाकर पूछा जाता है PTE एग्जाम में। आप वहाँ पर बोल दोगे ऐसा नहीं है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके समकक्ष इनका अधिकार प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा होता है। अन्य सदस्य भारत सरकार के सचिव दर्जे के होते हैं। सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्ति के पात्र नहीं है। उनको 2 बार बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा के लिए पात्र नहीं है। सरकार अगर चाहे तो नियम कानून में परिवर्तन करके कर सकती है। NCST के कर्तव्य और कार्य क्या है? तो यहाँ से सवाल आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। हालांकि प्रीलियम एग्जाम में भी बड़े बड़े सवाल जब पूछे जाते 3-3, 4-4 स्टेटमेंट वाले, तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या है कि संविधान या किसी अन्य कानून या सरकार किसी आदेश का अधीन जनजाति के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपाय संबंधी सभी मामलों की जांच व निगरानी करना, जैसे अभी कर रही है टाइगर रिजर्व के मामले में,
अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपाय से वंचित करने के संबंध में विशेष शिकायतों की जांच करना। और जैसे कई सारे लोगों का ओबीसी या SC ST आरक्षण को लेकर आप लोगों का मुद्दा हो जाता है, स्टूडेंट्स वगैरह का, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आपके समक्ष आपके आसपास में बॉडी है कहीं पर तो आप जा सकते हैं, है ना। और अगला देखिए, अगला है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, सलाह देना, उनके विकास के प्रगति का मूल्यांकन करना, सुरक्षा उपाय के संचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष और आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट प्रदान करना। प्रतिवर्ष तो रिपोर्ट देता ही है, लेकिन अगर आवश्यकता महसूस हो रही है, किसको, संसद को रिपोर्ट देता है क्या? नहीं, राष्ट्रपति को। और राज्य में किसको देगा? राज्य में राज्यपाल को देगा। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रीलियम एग्जाम में स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाता है कि ये जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं किसको रिपोर्ट देती हैं, इसके अध्यक्ष का जो अधिकार होता है वो किसके समकक्ष होता है, तो ये सब पूछा जाता है आपसे। इन रक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में रिपोर्ट पर सिफारिशें करता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण, विकास की उन्नति संबंधित किसी अन्य कृत्य का निर्वहन कर सकेगा। मतलब ST से जुड़ा हुआ कोई भी इशू होगा देश में तो उस पर इस आयोग का अधिकार होता है कि ये कोई भी फैसला ले सकता है, समन कर सकता है, बुला सकता है। अर्ध न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं, है ना। और सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ होती हैं इसके पास में। किसी को भी समन कर सकता है, जवाब मांग सकता है, पर सबूतों के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए कह सकता है, ये सब चीज़ें करवा सकता है। ये तो ये जरूर ही ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट टॉपिक जो है चर्चा में वो है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, और ये आपका अंतिम टॉपिक होगा आज का। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की बढ़ती आर्थिक व व्यावसायिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में किया है, इसलिए ये चर्चा में है। उद्देश्य क्या था? शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, कृषि व प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, व्यापार वृद्धि के लिए बिहार के अनुकूल वातावरण को प्रदर्शित करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही रखा गया था। सरकारी पहल क्या है? प्रमुख नीति और सुधार, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना। ये तो हो गई किताबी बातें। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों कर रही है सरकार या ये क्या है, तो बिहार में उद्योग धंधे नहीं हैं। राज्य के साथ एक बहुत ही बड़ी विपदा हुई। जो देश का सबसे ज़्यादा औद्योगिकृत राज्य था बिहार, संयुक्त बिहार, उसको काट करके अलग कर दिया गया, झारखंड को दे दिया गया सारे उद्योग धंधे। बांटते समय लालू जी की सरकार थी, उन्होंने ये भी ध्यान में नहीं रखा कि कम से कम हम ये डील तो कर लें, जितने भी व्यवसायी चल रहे हैं उसमें आने वाले 50 वर्षों तक के लिए हमारी भी हिस्सेदारी हो। इस तरह का भी डील नहीं किया, कुछ नहीं, सारा उद्योग धंधा और सारे जो कच्चे माल थे वो काट करके एक अलग राज्य दे दिया गया। बिहार के पास अब बस दो ही चीज़ बच गया, एक लालू जी और एक नीतीश जी बच गए हैं। वो क्या कर लेंगे, तो इसलिए अब उद्योग धंधों पर बिहार सरकार फोकस करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत वो निवेशक समिट या अलग अलग निवेशकों को बुलाती है कि आप आइए बिहार में रोज़गार के लिए, आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, यहाँ पर उत्पादन कीजिए, जिससे माइग्रेंट्स जो बाहर जाते हैं, अभी आपने देखा ही होगा छठ पूजा पर कैसे टॉयलेट में लोग सो कर आए हैं, है ना। तो उस प्रकार से ना पड़े, अपने यहाँ पर ही रोज़गार मिल जाए उनको। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इस आयोजन ने उद्योग जगत के नेताओं, सरकारी अधिकारी, वैश्विक निवेशकों बीच नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था में सहयोग के अवसर बढ़े। नवीकरणीय ऊर्जा, IT, पर्यटन, कृषि, व्यवसाय जैसे क्षेत्रों पर जोर राज्य की आर्थिक परिदृश्य से विविधता लाने की योजना के अनुरूप ही होगा, और निवेशक समिट आयोजित करवा रही है बिहार सरकार। इसी कारण से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसको उपयोग कहाँ पर करेंगे, तो मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार में उद्योग धंधे के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जो कई बार मैंने लिखवाया है बच्चों से, और चुनौतियां कौन कौन सी, उसका समाधान कौन कौन सा हो सकता है। समाधान जब भी लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं बंधुओं, आपके सुझाव लिखने होते हैं आपको, और दूसरा क्या लिखने होते हैं, सरकारी प्रयास। तो ये सरकारी प्रयास के अंतर्गत आएगा। वहाँ पर एक पॉइंट आप डाल सकते हैं कि बिहार सरकार निवेशक समिट जो है वो आयोजित कर रही है। आज मुख्य रूप से इतने ही टॉपिक थे, इसके अलावा कोई बड़े टॉपिक नहीं थे। एक टॉपिक है द हिंदू में, बहुत डिटेल आंकड़े के साथ उसने SC रिजर्वेशन में क्यों हमें क्लासीफाई करना चाहिए अलग अलग वर्गों को, या क्यों नहीं करना चाहिए, इसको लेकर पूरा 1 पेज का एनालिसिस छापा है द हिंदू ने। तो अगर एनालिसिस मैं किसी दिन कंक्लूड कर लूँगा तो आपको कुछ तर्कों के लिए कुछ डेटा ज़रूर बता दूंगा मैं, ताकि आप तर्क सही दे पाएँ, पक्ष या विपक्ष दोनों मुद्दों पर। तो आज के लिए न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं। पढ़िएगा ज़रूर, छठ हो, दिवाली हो, सब चला जाएगा, एग्ज़ाम आएगा ही आएगा।
13 दिसंबर को हो या फिर एक सप्ताह बढ़े, एग्ज़ाम तो होना तय है और 2000 से ज़्यादा सीटें हैं। फॉर्म भरने में, आंदोलन में, धांधली में, नॉर्मलाइजेशन में, इन सब में ध्यान भटक न जाए, ध्यान केंद्रित रहे मछली की आंख पर ही। तो ये ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।